क्या आपको पता है कि वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसने इजराइल हमास वॉर का आगाज किया था? मैंने गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। ना बिजली होगी, ना भोजन, ना ईंधन, सब कुछ बंद होगा। ये थे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, जो हमास के 7 अक्टूबर वाले अटैक के बाद गाजा को पूरी तरीके से नष्ट करने की बात कर रहे हैं। जैसा कहा वैसा किया भी गया। इजराइल ने फिलिस्तीन में जो तबाही मचाई उसका अंदाजा आंकड़ों में देना वाकई मुश्किल है, लेकिन जैसा पेंटागन के फॉर्मर एनालिस्ट मार्क गरलास्को कहते हैं, गाजा जैसी तबाही हिस्ट्री में वियतनाम वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी गई थी। इमेजिन कीजिए जो तबाही अमेरिका ने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में की। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गाजा में इन सारी जगहों से ज्यादा तेजी से लोग मर रहे हैं। 5 दिसंबर 2023 तक, यानी सिर्फ 2 महीने के अंदर 15,900 से ज्यादा फिलिस्तीनियंस की मौत हो गई। वहीं 1200 इजरायलीज भी अक्टूबर में मारे गए थे। 7 अक्टूबर हमास के आर्म्ड विंग अल कसम ब्रिगेड्स ने इजराइल के हाईटेक मिलिट्राइज्ड बैरियर को पार कर लिया। इस आर्म्ड ग्रुप ने इजरायली डिफेंसेस को मात दी, मिलिट्री बेसिस को लूट लिया और कुछ सेटलमेंट्स को ब्रीफली कंट्रोल में ले लिया। फिलिस्तीनियन फाइटर्स ने लगभग 1200 इजरायलीज को, जो कि सैनिक और सिविलियंस दोनों थे, मार डाला और 200 से अधिक लोगों को गाजा में बंधक बनाकर वापस ले लिया। आज गाजा पर हो रहे हमले के लगभग 2 महीने बाद इजरायली फोर्सेस ने अपना अटैक तेज कर दिया है। लेकिन क्या इतिहास 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था? गाजा के ज्यादातर लोग 1948 में अपने घरों से भाग गए थे। गाजा 1967 तक इजिप्शियन कंट्रोल में था, जब इजराइल ने इसे इन्वेड किया और इसे सीज किया। इजरायली कब्जे ने हर आने वाले साल के साथ गाजा के निवासियों को बाकी फिलिस्तीन और दुनिया से अलग कर दिया। कई सारे सैंक्शंस लगाए गए और गाजा को एक ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाने लगा, यहाँ के एक्सेसिव मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से इसका विरोध होता रहा। इजराइल ने 2005 में गाजा में एक घेराबंदी लगाई जो आज तक जारी है। 365 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 2.3 मिलियन लोगों के साथ और एक ऊंचे सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फेंस और कंक्रीट वॉल के पीछे गाजा दुनिया के सबसे हाईली पॉपुलेटेड इलाकों में से एक बन गया है। अब फिर से आते हैं चल रही वॉर पर। इजराइल इतने बड़े अटैक को कैसे अंजाम दे पा रहा है? उसके पास इतने हथियार कहां से आए? इतनी ज्यादा तबाही की वजह है कि इजरायलीज ने बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसमें शामिल है यूएस द्वारा बनाए गए 2000 LB बॉम्ब्स का, जो एक पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग को ध्वस्त कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री अधिकारियों का मानना है कि अमेरिकन हवाई बंदूक एक छोटी सी 500 LB वाला हथियार भेज रहा है। ये गन अक्सर अर्बन क्षेत्रों में आइसिस के हाथ जंग लड़ते समय बहुत इस्तेमाल होती है, जैसे कि इराक के मौसुल और सीरिया के रक्का में। अब इसका नतीजा यह रहा है कि गाजा में हजारों की तादाद में लोग मरे और लाखों घर उजड़ गए। नॉर्दर्न गाजा के तो आधे से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं इजराइल की बॉम्बिंग की वजह से। यूएन के अनुसार आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में हुए बच्चों की मौतों की तस्वीरें देखे गए तो गाजा में कुल मिला के औरतें और बच्चे लगभग 70% मौतों का हिस्सा बने हैं। यूएन ने यह भी कहा है कि देयर इज नो प्लेस सेफ इन गाजा, यानी गाजा अब रहने के लिए सुरक्षित नहीं बचा। तो क्या ये लोग गाजा से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इजराइल और इजिप्ट ने अपनी सीमा को बंद कर दिया है, जिसके कारण गाजा के नागरिकों के पास कोई भी भाग जाने के लिए जगह नहीं बची। अब जब युद्ध के दौरान सिविलियन एरियाज में हमले होते हैं या उन पर निशाना लगता है, तो जिंदगी को खतरा बॉम्बिंग के अंत होने पर खत्म नहीं होता। और यही वो समस्या है जिसका सामना लोग गाजा में भी अभी कर रहे हैं। नॉर्दर्न गाजा के आधे घर बॉम्ब से तबाह हो गए हैं। ये डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा है कि अब गाजा को फिर एक बार नॉर्मल बनने में सालों बीत जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। 23 नवंबर 2023 को इजराइल ने वॉर कुछ समय के लिए रोक दी। अभी तक इजराइल ने बिजली, पानी जैसी सुविधाएं बंद करी थी और हॉस्पिटल्स भी फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो कतर के नेगोशिएशंस के बाद ये वॉर कुछ दिनों के लिए रोकी गई ताकि फिलिस्तीनियंस तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। तो आखिरकार कतर और अन्य देशों की मदद से इजराइल फिलिस्तीन वॉर में 5 दिनों का सीजफायर हुआ। लेकिन इस सीजफायर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी थी। वो क्या थी? सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ट्रूस लागू होने पर इजराइल और फिलिस्तीनियन ग्रुप के बीच जो फाइटिंग थी वो रुक गई थी। इसका मतलब था कि कोई इजरायली हवाई हमला, कोई फिलिस्तीनियन रॉकेट और कोई स्ट्रीट बैटल्स गाजा में नहीं होंगे। हमास के मुताबिक सीजफायर के दौरान ऑक्यूपेशन आर्मी के द्वारा गाजा स्ट्रिप में की गई सारी मिलिट्री कार्रवाई रुक गई थी। इसके अलावा
5 दिन तक कोई इजरायली मिलिट्री एयरक्राफ्ट सदर्न गाजा के ऊपर नहीं उड़ी, जबकि नॉर्थ में ऐसी उड़ानें सिर्फ हर दिन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रुकी रही। पहले ये ट्रूस 4 दिनों का था, लेकिन कतर ने इसकी मुद्दत को 1 दिन बढ़ाया था। प्रिजन स्वैप भी इस डील का हिस्सा था, जिसके तहत इजराइल और हमास के दोनों 100 कैदियों को रिहा किया गया। इजराइल और हमास के बीच का टेम्पररी ट्रूस सिर्फ 24 घंटे के लिए बढ़ाया गया। इजरायली सेना, विशेष रूप से डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने युद्ध के आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। वो इस ट्रूस के खिलाफ नजर आए। ट्रूस खत्म हुई और इजराइल ने फिर से एक बार कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी। अब ट्रूस खत्म होने के बाद फलस्तीनियन पर इजराइल ने सबसे बड़ा हमला बोला। इजरायली सेना ने गाजा के साउथ हिस्से में स्थित खान यूनिस शहर पर एक भयंकर हमला किया, जो अक्टूबर में सेना ने घेराव शुरू करने के बाद वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट दिनों में से एक था। नोट कीजिए कि खान यूनिस साउथ गाजा का शहर है और यहाँ बॉम्बिंग नवंबर तक इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं थी जितनी की नॉर्थ गाजा में थी। एक दिन में कम से कम 43 फिलिस्तीनी लाशें खान यूनिस के मेन मेडिकल फैसिलिटी में लाई गई और उसे एम्बुलेंसेस, कार्स, फ्लैटबेड ट्रक्स और गधे कार्ट में ले जाया गया। इसी के बीच इजरायली अथॉरिटीज ने अल अक्सा कॉम्प्लेक्स में एक्सट्रीम राइट विंग जूइश ग्रुप को एक मार्च करने की अनुमति दी थी। अल अक्सा दुनिया भर के मुस्लिमों का एक इंपॉर्टेंट स्थान माना जाता है। इसके अलावा रफा में पिछले हफ्तों में 100 से ज्यादा रेसिडेंशियल होम्स को तबाह कर दिया गया है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की दीवारों पर लिखे गए थे वो लोगों के नाम जो अभी भी रबल के नीचे हैं। ये हालात का दुखद हिस्सा है। सिविल डिफेंस क्रूज जो यहाँ रफा में हैं, जो कि गाजा के बाकी हिस्सों से थोड़ा कम इंटेंस हैं, वो इस तरह के रबल के नीचे से लाशों को निकालने में असमर्थ हैं। उनके पास उपकरण और मशीनरी नहीं है और वो सिर्फ अपने हाथों के इस्तेमाल से लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 या 5 मंजिले वाले बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जो एक पैनकेक में तब्दील हो गई हैं। इतना मुश्किल है सोचना भी कि कोई इन कंक्रीट लेयर्स के नीचे बचा भी होगा। इसके अलावा एक बड़ी समस्या है इजराइल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की। गाजा में फ्यूल और संचार बंदी के कारण ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकने से भुखमरी और बीमारी का खतरा है। कई एनजीओज ने यूएन से इसके बारे में अपील भी की है। इजराइल ने फ्यूल की अवेलेबिलिटी पर रोक लगाकर और ह्यूमैनिटेरियन एड को रोककर सिटीजन्स को स्टारवेशन की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। सोचिए दोस्तों कि एक शहर में फ्यूल नहीं है तो वहां ना गाड़ियां चलेंगी, ना जनरेटर्स और ना ही अस्पताल। तो इस ब्लॉकेड की वजह से हजारों लोगों तक जरूरी सामान भी नहीं पहुंच पा रहा। अब दुनिया भर से प्रेशर आने के बाद इजराइल ने कुछ ब्लॉकेड हटा दिए। इजराइल के युद्ध मंत्रालय ने फैसला किया है कि वह गाजा में यूएन की जरूरत के लिए 2 फ्यूल ट्रक्स की अनुमति देगा। ये फ्यूल जल और स्वच्छता व्यवस्था प्रदान करने के लिए है, लेकिन यहाँ हालात अभी भी गंभीर हैं। यूएन ने बताया कि फ्यूल की कमी और संचार बंदी के कारण शुक्रवार को कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे नागरिकों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। WFP के सिंडी मकेन ने कहा कि गाजा में खाने की पूरी जनसंख्या के लिए अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि खाना, पानी और अन्य आवश्यक सामग्रियां बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रही हैं। गाजा के लोग सर्दियों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। असुरक्षित शेल्टर्स, पानी की कमी, बाजार धारा और फूड आइटम्स की रोक के साथ तुरंत स्टारवेशन के खतरे का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि गाजा में एयरबॉर्न डिसीजेस और डायरिया तेजी से स्प्रेड हो रहा है। गाजा में पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया गया है। लाखों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है और सहायता स्थिति व्याकुल है। अब ये समझते हैं कि इजराइल इतने हथियार कहां से खरीद रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को गाजा पर होने वाले युद्ध के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब्स और कई और एम्यूनिशंस प्रोवाइड की है। रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ने इजराइल को 100 ब्लू 109 बॉम्ब्स ट्रांसफर किए हैं, जो कि मुश्किल टेरेन्स को ठोकर लगाने के लिए बनाए गए हैं। यह बॉम्ब्स एक 900 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन वाले वॉरहेड के साथ आता है और इसका इस्तेमाल पहले अफगानिस्तान के युद्ध में भी हुआ है। सोचिए दोस्तों, इतने हैवी बॉम्ब सिविलियन एरियाज में डाले जा रहे हैं जो अक्सर वॉर जोन्स में आर्मी पर यूज होते हैं। इसके अलावा WSJ के रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने इजराइल को युद्ध के लिए दूसरे प्रकार के भी वेपन्स प्रदान किए हैं, जिसमें 15,000 बॉम्ब्स और 57,155 mm आर्टिलरी शेल्स भी शामिल हैं। ये वेपन्स बड़ी मात्रा में C-17 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स पर भेजे गए हैं। वॉशिंगटन में 5,000 से ज्यादा अनगाइडेड MK-82 बॉम्ब्स,
5400 से ज्यादा MK-84 बॉम्ब्स, लगभग 1000 GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स और तकरीबन 3000 JDAMs भेजे गए हैं। इन सब की कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लायक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर किए गए कुछ घोर हमलों में यूएस द्वारा बनाए गए बड़े बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से एक हमले ने जबालिया रेफ्यूजी कैंप में एक अपार्टमेंट ब्लॉक को ध्वस्त किया, जिसमें 100 से अधिक लोग मर गए। इजराइल ने कहा कि यह हमला जस्टिफाइड था क्योंकि इसमें से एक हमास के लीडर को मारा गया था। इस रिपोर्ट से यह प्रश्न उठता है कि यूएस को इजराइल को ऐसे हेवी ड्यूटी पेनिट्रेशन बॉम्ब्स देना सही है, स्पेशली जब गाजा में डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके को टारगेट किया जा रहा है। यूएस कांग्रेस में लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और अधिक ट्रांसपेरेंट होने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था एक क्विक रिकैप 2023 फलस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का, जो हमास ने अक्टूबर में किया। उस अटैक की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन इजराइल द्वारा हो रहे जवाबी हमले अनप्रेसिडेंटेड और ब्रूटल हैं। मरने वालों की संख्या 16,000 से ज्यादा है। ऐसे में ये एक तरफा वॉर को कितने समय तक जारी रहना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी वालों के लिए सोचने की बात है।